हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। तो आज हम शुरू करेंगे यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड है केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति। डालिए यूनिट थर्ड, इसके दो पार्ट है, दोनों करेंगे। और चैप्टर का नाम है केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति। तो हमें क्या पढ़ना है? मोशन अंडर सेंटर फोर्स। तो देखिए, हमें पढ़ना है केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति। तो इससे पहले हम ये समझे कि केंद्रीय बल क्या होते हैं। तो केंद्रीय बल समझने से पहले आप देखिए, केंद्रीय यानी केंद्र की ओर, यानी जो बल केंद्र की ओर या बाहर की ओर लगते हुए प्रतीत होते हैं, केंद्रीय बल कहलाते हैं। जैसे ये देखिए, ये मान लो पृथ्वी है और इस पे ये मून है। ये क्या है? मून है। तो अब जो इस पे बल लगेगा तो वो किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये बल इनके केंद्र की तरफ लग रहे हैं, दोनों के केंद्र की तरफ लग रहे हैं। दूसरी इसकी परिभाषा ये भी है, इसकी जो केंद्रीय की जो लाइन ऑफ एक्शन है, यानी कि जो बल रेखा है, लाइन ऑफ एक्शन, ये इसके केंद्र से होकर गुजरती है। यानी ये इसके केंद्र से होकर गुजरेगी और ये भी इसके केंद्र से होकर गुजरेगी। और ये दूरी के फंक्शन होते हैं, यानी जो ये बल होते हैं वो दूरी पे डिपेंड होते हैं, यानी एफ आर। यानी जो ये फोर्स है जीएम अपॉन आर स्क्वायर, तो ये दूरी का फंक्शन है। तो इसका जो ये बल है, ये केंद्रीय बल है। तो केंद्रीय बल के अंतर्गत इस प्रकार गति होती है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले केंद्रीय बलों की परिभाषा। तो लिखिए केंद्रीय बल, टॉपिक डालिए केंद्रीय बल। यानी केंद्र की तरफ जो लगते हैं वो केंद्रीय बल कहलाते हैं, सेंट्रल फोर्स। तो देखिए सेंट्रल फोर्स की परिभाषा, तो लिखिए वे बल जो सदैव किसी स्थिर निर्देश बिंदु की ओर, यानी पृथ्वी मानिए तो स्थिर निर्देश बिंदु पृथ्वी की ओर, निर्देश बिंदु की ओर या दूर बाहर की ओर इंगित करते हैं केंद्रीय बल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? केंद्रीय बल कहलाते हैं। ये तो होगी इसकी परिभाषा। यहां हम इसकी दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं कि वे बल जिनकी क्रिया रेखा स्थिर निर्देश बिंदु के केंद्र से होकर गुजरती है तथा ये बल केवल दूरी के फलन होते हैं। ये बल केवल दूरी के फलन तो ये क्या है? ये केवल दूरी के फलन होते हैं, केंद्रीय बल कहलाते हैं। लिखिए, दूरी के जो फलन होते हैं केंद्रीय बल कहलाते हैं। ये तो इनकी परिभाषा। अब इन्हें मैथमेटिकल रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं? इसे हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। निम्न प्रकार ये देखिए, थोड़ा सा आज का पार्ट थ्योरेटिकल, इसके बाद अब पूरा मैथमेटिकल चलेगा। लिख सकते हैं
देखिए हम लिख सकते हैं जो फंक्शन बल है वो लिखे जाएंगे एफ आर और आर कैप, यानी दूरी के फंक्शन, और आर कैप इसकी दिशा को दर्शा रहा है, आर कैप दिशा को दर्शा रहा है। तो ये तो था केंद्रीय बल क्या होते हैं और उनकी परिभाषा। अब देखिए केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति दो प्रकार की होती है, जो मोशन होती है वो दो प्रकार से होती है। एक होती है बाउंड, एक होती है फ्री, यानी ये तो होती है बद्ध और ये होती है मुक्त, मुक्त गति, और ये होती है बद्ध गति। अब देखिए ये किस प्रकार होती है। बद्ध गति वो होती है कि जिनमें जो बल लग रहे हैं जिनके ऊपर, तो वो एक स्थिर दूरी, यानी ये जो दूरी है, जो जो दूरी है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी बदलती नहीं है। जैसे कि ये देखो, ये मान लो सन है, ये सन है और इसकी ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ये अर्थ है। तो ये जो दूरी है इसके लिए, पृथ्वी के लिए, ये बदलती नहीं है, ये हमेशा इसी शेप में चक्कर लगाएगी, इसी मार्ग पे चक्कर लगाती है। और जो ये मुक्त गति है इसका एग्जाम्पल है जिसमें दूरी निश्चित नहीं होती, प्रारंभिक एवं अंतिम दूरी निश्चित नहीं होती। इसमें प्रारंभिक में दूरी वही थी, अंतिम में जो दूरी वही रहेगी, लेकिन इसमें दूरी निश्चित नहीं होती। इसका उदाहरण है अल्फा प्रकीर्णन। जब अल्फा पार्टिकल पर जब इस पे प्रकीर्णित किए जाते हैं तो ये कितनी भी दूरी पे हो सकते हैं और ये इसकी डेप्थ कितनी भी जा सकती है, लेकिन इसकी फिक्स दूरी नहीं होती। इनकी ज्यादा ऊर्जा होगी तो और अंदर तक जाएंगे, इसकी ऊर्जा कम होगी कम जाएंगे, ये दूर से फेंके जा सकते हैं। इनकी प्रारंभिक एवं अंतिम दूरी समान नहीं होती। लेकिन जो बाउंड गति होती है जिनमें बद्ध होती है, मतलब ये इसके बाहर नहीं जा सकता, इसकी एक क्रिया रेखा होगी, इसके एक क्षेत्र हो गया एक प्रकार से, उसको बद्ध हो गया, उस क्षेत्र के बाहर ये गति नहीं कर सकते। तो लिखिए केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति दो प्रकार की होती है, ये आपने लिख लिया होगा। और हमें क्या पढ़ना है, केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनकी इक्वेशन क्या होती है, किस प्रकार गति करते हैं, वो क्या क्या होंगे, सब पढ़ेंगे। देखिए केंद्रीय बलों के अंतर्गत, केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। इसमें पहले लिखिए बद्ध गति, यानी बाउंड मोशन। तो बद्ध गति क्या होती है, बाउंड मोशन, इसकी परिभाषा हम लिखेंगे अब। वह गति जिसमें अन्योन क्रिया करने वाले, जिसमें अन्योन क्रिया करने वाले कण के मध्य, कण के मध्य, प्रारंभिक व अंतिम कण के मध्य प्रारंभिक व अंतिम दूरियां निश्चित होती हैं, अंतिम दूरियां निश्चित होती हैं। प्रारंभिक अंतिम दूरी क्या है, निश्चित होती हैं वे, तो गति बद्ध गति कहलाती है, तो गति बद्ध गति कहलाती है। ये क्या हो गई, बद्ध गति। और इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, दूसरा मुक्त गति या अबद्ध गति लिख सकते हैं। मुक्त गति, फ्री मोशन, फ्री मोशन। फ्री मोशन क्या है कि जो अन्योन क्रिया करने वाले जो कण है, जैसे पृथ्वी और सूर्य या पृथ्वी या चंद्रमा, तो जो कण है वो क्या हो, पिंड है, वो क्या है, एक निश्चित दूरी के साथ गतिशील है। और यदि गति नहीं हो, इसमें एग्जांपल भी लिख लीजिए, पृथ्वी के चंद्रमा की गति, पृथ्वी से चंद्रमा की गति।
चंद्रमा की गति या सौरमंडल में जो भी गतियां होती हैं वो सारी यही है। इसके बाद लिखिए मुक्त गति। तो वह गति जिसमें अन्योन क्रिया करने वाले कणों के मध्य दूरी निश्चित नहीं होती, तो मुक्त गति कहलाती है। मुक्त गति कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है अल्फा प्रकीर्णन। तो ये तो थी गति। केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति किस प्रकार होती है, बाउंड और फ्री। अब हम पढ़ेंगे कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत जो गति करते हैं उनके लक्षण अभिलक्षण क्या है, वो उनके अंदर क्या क्या होता है हम इसमें पढ़ेंगे। उसके उनका जो कोणीय संवेग है वो कंजर्व रहता है, वो एक ही तल में गति करते हैं, वो संरक्षिबल होते हैं। तो ये जो हम है ये पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति के अभिलक्षण। नेक्स्ट टॉपिक डालिए कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति के अभिलक्षण। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक ए पॉइंट डाल के लिखिए, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ये हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, फिर से बताएंगे। कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अब देखिए इसे समझिए आप पहले, ये क्या है, ये कोई पथ है और इस पे ये क्या है, ये कोई कण है और इसका ये दूसरा कण है, ये आपस में गति कर रहे हैं। तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, जो फोर्स की ज्वाइनिंग लाइन है वो ये होगी, ये इसके केंद्र से होकर गुजरेगा, ये इसका केंद्र है तो इसके केंद्र से होकर गुजरेगा। अब देखिए तो क्या होता है, तो होता है आर क्रॉस एफ और तो बराबर होता है आई अल्फा। तो जब ये इसके केंद्र से होकर गुजरेगा तो जो इसकी ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है तो किस प्रकार निकालते हैं, इस प्रकार निकालते हैं। ये कोई है, इस पे ये कोई फोर्स लग रहा है, तो यहां पे टॉर्क होगा, यहाँ पे टॉर्क होगा और वो यदि ये दूरी है तो ये इसका टॉर्क आर क्रॉस एफ होगा। लेकिन जब यहाँ पे टॉर्क निकालेंगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 0। तो इसमें लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये एफ लग रहा है, ये एफ लग रहा है, इसी पे ये बिंदु है, यानी इसकी आर नहीं है, इसका मतलब इस पे टो नहीं लग रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो केंद्रीय बल है उनके अंतर्गत जो ये गति हो रही है बाउंड मोशन, इनमें क्या नहीं लग रहा, टॉर्क नहीं लग रहा। और जब टॉर्क नहीं लग रहा तो इसका मतलब मैंने पिछली क्लास में रिलेशन पढ़ाया था आपका तो और जे का, यानी बाह्य बल आगुण और कोणीय संवेग का। नहीं देखा तो आप देखिए जाके, पूरी डिटेल्स करवाया था। ये रिलेशन होता है जब ये 0 तो इसका मतलब है कि dj अपॉन dt 0। जब ये 0 है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि j क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि केंद्रीय बलों जो अंतर्गत गति होती है उसमें j कांस्टेंट होता है। तो आप इसमें लिख लीजिए, पूरा लिखाता हूं मैं। लिखिए केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति की में, केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति में बल की क्रिया रेखा मूल बिंदु से, केंद्र बिंदु से गुजरती है, केंद्र बिंदु से गुजरती है, जिसके कारण इस पर बाह्य आघूर्ण, अभी मैंने बता दिया कि बाह्य बल आघूर्ण क्यों नहीं लगता। अब लिखते हैं जिसके कारण, ये इसका कारण भी है, जिसके कारण इस पर बाह्य बल आघूर्ण, जिसके कारण इस पर बाह्य बल आघूर्ण
बाह्य बल आघूर्ण नहीं लगता। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, टो बराबर 0, और इसी के साथ लिखते हैं कोणीय बाह्य बल आघूर्ण व बाह्य बल आघूर्ण व कोणीय संवेग में संबंध से कोणीय संवेग के संबंध से हम क्या लिख सकते हैं, टो बराबर dj अपॉन dt। ये क्या होगा, ये क्या है, कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग क्या होगा, 0, क्यों, क्योंकि टो 0। यहां से हम लिख सकते हैं j बराबर कांस्टेंट। ये क्या हो गया, j कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत लिख लेते हैं, इसलिए केंद्रीय बलों के अंतर्गत, केंद्रीय बलों के अंतर्गत, इसलिए केंद्रीय बलों के अंतर्गत कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग क्या रहता है, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तो एक बात तो हो गई ये। अब समझते हैं दूसरी। ये ए था, अब पढ़ेंगे बी। ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो रोक के लिख लीजिए। इसके बाद देखिए सेकंड। सेकंड क्या है, इसकी जो गति होती है केंद्रीय बलों के अंतर्गत, वो एक ही तल में होती है। तो तो बी ऑप्शन देखिए। इसका नेक्स्ट है कि जो केंद्रीय बल है, केंद्रीय बलों के अंतर्गत, केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति एक ही समतल में होती है, एक ही समतल में या तल में होती है, एक ही समतल में होती है, एक ही समतल में होती है। तो देखिए जब हम पढ़ते हैं कि, तो देखिए जे होता है, जे हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, जे होता है आर क्रॉस पी, और ये होता है आर, और पी होता है एम वी संवेग। तो देखिए आर और वी की बात करते हैं, जे की दिशा है वो क्या होगी, आर और वी के लंबवत। आर क्रॉस वी का मतलब क्या है, जिसकी जो दिशा होगी एक सदिश होगा, और इसकी जो दिशा होगी वो वी के और आर के दोनों के लंबवत होगी। अब देखिए माना आर एक्स दिशा में, और जो वाई है वो वाई, जो वी है वो वाई दिशा में। तो देखिए किस प्रकार है, यदि ये y है, यदि ये x है और ये z है, तो इस दिशा में r है, इस दिशा में v है। तो जो j की दिशा होगी वो क्या होगी, ये होगी z। ये किस में है, z में, ये j वेक्टर है। अब देखिए जो j है वो क्या है, नियत है। हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा है कि j क्या है, नियत है, कांस्टेंट है। जब j कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, इसकी दिशा भी नहीं बदल रही और इसका परिमाण भी नहीं बदल रहा। तो जब j कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि ये x और y एक ही तल में होंगे। क्यों, क्योंकि जब x और y तल बदलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, j की दिशा बदलेगी। क्योंकि j की दिशा नहीं बदल रही, इसका मतलब r और v की दिशा नहीं बदल रही। इसका मतलब ये है कि हमेशा इसी एक तल में होंगे, किसमें, x और y तल में होंगे, यानी ये समतल में गति करेंगे, x y तल में गति करेंगे, z में या x y में, x z में इस प्रकार गति नहीं करेंगे। ये हम मान सकते हैं, ये तो हमने माना है कि x y तल में ही है। यदि ये x और z में मानते तो ये x z में तल में गति करते और j की दिशा y होती। तो चलिए इसको लिखते हैं हम पहले। माना कि स्थिति सदिश r, माना स्थिति सदिश r, माना स्थिति सदिश r वेक्टर की दिशा, r वेक्टर x दिशा में है, x दिशा में है, तथा वेग v y दिशा में है, y दिशा में है, तो कोणीय संवेग j की दिशा, कोणीय संवेग
जे वेक्टर की दिशा जेड होगी, जेड होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, जे वेक्टर बराबर क्या होगा, आर क्रॉस बी, ये लिख लीजिए। इसे हम लिख सकते हैं आर क्रॉस एम बी। अब इसके आगे बन के बताया कि जब जे नियत है तो इसका मतलब है कि आर और वी की दिशाएं नहीं बदल रही, यानी ये जिस तल में है उसी तल में रहेंगे, नहीं तो जे की दिशा बदल जाएगी और जे की दिशा नहीं बदल सकती। इसलिए हम लिख सकते हैं चूंकि जे नियत है, चूंकि जे केंद्रीय बलों के अंतर्गत नियत है, केंद्रीय बलों के अंतर्गत नियत है, नियत है, अतः आर व बी की दिशाएं, आर व बी की दिशाएं परिवर्तित नहीं होंगी, दिशाएं परिवर्तित नहीं होंगी, अर्थात गति एक ही तल में होगी, अर्थात गति एक ही तल में, या हम कह सकते हैं समतल में होगी। ये तो था केंद्रीय बलों के अंतर्गत के अभिलक्षण का दूसरा पॉइंट, कि जो गति है वो एक समतल में होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट ये है, असली जो क्षेत्रीय वेग होता है केंद्रीय अंतर्गत जो गति करते हैं, वो जो क्षेत्रीय वेग होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और किस प्रकार होता है वो भी हम बताएंगे, वो तो काम है हमारा। केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति में क्षेत्रीय वेग नियत होता है। सी पॉइंट डालिए, लिखिए क्षेत्रीय वेग, या लिख सकते हैं केंद्रीय बलों के अंतर्गत क्षेत्रीय वेग नियत होता है, केंद्रीय बलों के अंतर्गत क्षेत्रीय वेग नियत होता है। नियत होता है। ये देखिए सारे पॉइंट इसी पे डिपेंड है, इसकी जे कांस्टेंट है, जे नियत है, कोणीय बलों के केंद्रीय बलों के अंतर्गत जे नियत होता है। तो देखिए जो क्षेत्रीय वेग होता है वो होता है dA अपॉन dt, जिसकी वैल्यू होती है जे वेक्टर अपॉन 2m, जे कांस्टेंट और 2m कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो राशि है वो क्या होगी, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, ये भी कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं जे वेक्टर नियत होने के कारण, ये मैं बताता हूं आपको क्षेत्रीय वेग क्या होता है। जे वेक्टर नियत होने के कारण जे वेक्टर अपॉन 2m नियत होगा, अतः क्षेत्रीय वेग नियत होगा, अतः क्षेत्रीय वेग नियत होगा। क्या होगा, क्षेत्रीय वेग नियत होगा। और जो क्षेत्रीय वेग क्या होता है, तो क्षेत्रीय वेग देखिए क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी है वो सन के एक दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है, जिसके नाभि में सूर्य होता है, तो ये सन और ये सन। तो देखिए यदि ये पृथ्वी यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये इसकी लाइन ज्वाइनिंग है, और डेल्टा टी समय में कितना आगे खिसक जाएगी, मान लो इतना खिसक गई, तो जो ये क्षेत्र है जो डेल्टा टी समय में चला गया है, वो ही यदि ये यहां चलेगा तो ये इतना दिखाई देगा हमें। ये भी डेल्टा टी समय में चला हुआ क्षेत्र है, और ये भी डेल्टा टी समय में चला हुआ क्षेत्र है। यदि ये ए है तो ये भी ए ही होगा। इसका मतलब ये होता है कि डी ए अपॉन डी टी, यानी डेल्टा टी समय में जितना क्षेत्रफल जब यहाँ पे था तो चला गया था, तो वही यहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ पे वेग कम होता है, यहाँ पे वेग ज्यादा होता है। इसका कारण है कि ये क्षेत्रीय वेग नियत होता है। क्षेत्रीय वेग नियत होने के कारण ये धीरे धीरे यहाँ पे चलता है, और क्षेत्रीय वेग नियत होने के कारण इसको ज्यादा क्षेत्रफल तय करना होता है डेल्टा टी समय में। इसका मतलब ये है कि तेज चलना पड़ेगा, तब ये डी अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट होगा। तो इतना ही समय में इतना कब चलेगा, जब तेज होगा। तो इसका मतलब ये ज्यादा चलेगा, ये हमें ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन ये कम होगा। लेकिन ये डेल्टा टी समय में डेल ए ही क्षेत्रफल चलेंगे। ये होता है क्षेत्रीय वेग, केपलर के नियम में है। इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे केपलर के नियम।
इसके बाद पॉइंट डी डालिए कि जो केंद्रीय बल है वो संरक्षी बल होते हैं। और उससे पहले समझिए संरक्षी बल क्या होते हैं। तो संरक्षी बल वो होते हैं जिनका जो जो कार्य होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, वो प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों पर निर्भर करते हैं। जैसे घर्षण बल है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, इस प्रकार श्यान बल है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, वो संरक्षी बल होते हैं। तो केंद्रीय बल एक संरक्षी बल होता है। लिखिए केंद्रीय बल एक संरक्षी बल होता है। केंद्रीय बल एक संरक्षी बल होता है। अब देखिए प्रूफ करेंगे हम इसको। हम मानते हैं कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत कोई कण है तो पी से क्यू तक जाता है, तो हम उसका कार्य देखेंगे, उसका कार्य पी और क्यू पर डिपेंड करता है या नहीं करता। तो देखिए माना कोई कण केंद्रीय बलों के अंतर्गत P से Q तक जाता है, P से Q तक जाता है तो किया गया कार्य क्या होता है। कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। डेल डब्ल्यू होता है बल क्या है केंद्रीय बल, और केंद्रीय बल क्या है एफ आर और आर कैप डॉट डी आर। एफ डॉट डी आर ये हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे समाकलन कुल के लिए हम समाकलन करेंगे तो डी डब्ल्यू इस साइड हो जाएगा समाकलन एफ आर कैप और डी आर। इसका मान क्या हो गया डी आर, तो इसे हम लिख सकते हैं एफ आर डी आर। कहां से पी से क्यू तक करेंगे, क्योंकि देखिए एफ आर और डी आर दोनों ही किसके फलन है आर के फलन। तो जब इसका समाकलन होगा तो वो क्या आएगा, वो एक आर का फलन आएगा। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि एफ आर व डी आर के ही फलन है, आर के ही फलन है, इसलिए इनका समाकलन भी समाकलन मान ले यू आर भी आर का ही फलन होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं W इसका समाकलन क्या हो जाएगा, W इसका समाकलन क्या है यू आर हमने मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा यू आर P से Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा यू क्यू माइनस यू पी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए जो कार्य है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे, यानी प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पे निर्भर कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो अतः केंद्रीय बल संरक्षी बल होते हैं, केंद्रीय बल संरक्षी बल होते हैं। इसके बाद आप एक रिलेशन और लिख लीजिए, होते हैं बल व केंद्रीय बलों के अंतर्गत स्थितिज ऊर्जा। केंद्रीय बलों के अंतर्गत स्थितिज ऊर्जा तो वो क्या होती है, एफ होता है माइनस ग्रेडियंट, इसे बोला जाता है ग्रेडियंट यू, इसके नेगेटिव के बराबर होता है। ये रिलेशन और लिख लीजिए केंद्रीय बलों के अंतर्गत। तो ये तो था केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति होती है कितने प्रकार की होती है, और उसके क्या विलक्षण है कि उसके अंदर कोणीय संवेग नियत रहेगा, उसके साथ इसका जो तल है वो एक ही तल होगा, और उसका क्षेत्रीय वेग नियत रहेगा, और जो केंद्रीय बल है वो संरक्षी बल होते हैं। हमने ये 4 पॉइंट पढ़े, कल पढ़ेंगे हम इनके मोशन के बारे में। इनकी इक्वेशन क्या आएगी, जो गति की इक्वेशन है वो सेंट्रल फोर्स के अंदर क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, ये हम कल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल। और यदि आपके साथ कोई बीएससी फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है, साथी है, तो उसके साथ इसको वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।